विलेनिस्ट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं एक सिस्टम से लिंक हूँ। बस मुझे उसे 100 बार सक्सेसफुली कॉन्करर करना था और मैं रियल दुनिया में अपनी महबूबा को बचा सकता था। इसीलिए उसकी हर चाल और हर साजिश को मैं बर्दाश्त करता था, चाहे उसने मुझे 99 बार मार दिया हो, मगर मैंने कभी परवाह नहीं की। लेकिन 100वीं कॉन्क्वेस्ट के दौरान मुझे खुश करने के लिए बायू के सामने ली यूरान ने मुझे एक आम इंसान के साथ कैद कर दिया। वैसे भी तुम पूरी तरह नहीं मरोगे, बस ब्रदर दा को खुश कर दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि सिस्टम की एक हिडन कंडीशन भी थी। जैसे ही 100 कॉन्क्वेस्ट पूरी हो जाती है तो चाहे मैं जीतूं या हारूं, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो दोबारा जिंदा हो जाती। अब से मैं उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, कोई निशान भी नहीं छोड़ूंगा। होस्ट 99 बार मर चुका है, हिडन रिवॉर्ड एक्टिवेट हो गया है। टारगेट की 100वीं कॉन्क्वेस्ट के दौरान मौत हो गई है, रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली इशू किया जा रहा है। हान मियाओमा को रिवाइव किया जा रहा है। जब मैंने अपनी आंख खोली, मैंने खुद को ठंडी जमीन पर पड़ा हुआ पाया। फर्श पर पड़ा खून काफी पहले सूख चुका था। इस दुनिया में ली यूरान को कॉन्करर करने आया था ताकि हान मियाओ की जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी दे सकूं। मैं बचपन से अनाथ था, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, सिर्फ हान मियाओ ही थी जिसने मुझे अंधेरों से बाहर निकाला था। इसीलिए जब सिस्टम ने कहा बस ली यूरान को कॉन्करर कर लो और तुम उसे बचा सकते हो, तो मैंने बिना कुछ सोचे मान लिया। मैंने ली यूरान के साथ दिल से पेश आया, चाहे उसने मेरे साथ कितनी भी बुरी हरकतें की, मुझे फिर भी उसे दीवानों की तरह प्यार करने का नाटक करना पड़ा। ली यूरान जानती थी कि मैं एक कॉन्करर हूँ, वो ये भी जानती थी कि मेरे मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ। इसी वजह से वो दिन ब दिन और ज्यादा जालिम होती गई और उसने कभी मुझ पर रहम नहीं किया। 99 बार वो मुझे जी बोदा का शो देखने ले गई। वो स्टेज पर खड़े उस आदमी को दीवानगी से देख रही थी और साथ ही मुझे कुत्तों की तरह जलील भी कर रही थी। मैं बस खामोशी से उसके पास बैठा रहा, चाहे वो जो भी कहती मैं वहाँ से नहीं गया। और जब शो खत्म होने के करीब था, अचानक छत टूटकर गिरने लगी और बड़े बड़े शीशे के टुकड़े नीचे बरसने लगे। मैं तुरंत दौड़कर ली यूरान को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। शीशे मेरे जिस्म को काट रहे थे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मगर उसने मुझे धक्का दे दिया और सीधा जी बोदा की तरफ भाग गई। जब सब लोग हॉल से निकल गए, तब भी किसी ने मुझे दोबारा मुड़कर नहीं देखा और मैंने अपनी 99वीं मौत का सामना कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार जिंदा होने के बाद मुझे सिर्फ एक और बार मरना होगा और फिर मैं हान मियाओ को वापस जिंदा कर सकूंगा। मैं मुश्किल से खड़ा हुआ ही था कि ली यूरान का फोन आ गया। तुम होश में आ गई? मैं और बोदा सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं। जल्दी से सूप बनाओ और यहाँ लाओ, और हाँ जल्दी करना। उसकी आवाज चिड़चिड़ी और बेचैन थी, जैसे मुझसे एक लफ्ज ज्यादा बोलना भी उसके लिए एक बड़ा बोझ हो। ये बात भी उसका दिल नहीं पिघला सकी कि मैं अभी अभी उसकी वजह से मर कर वापस आया था। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और गाड़ी चलाकर घर लौट गया। मेरे कपड़ों पर अभी भी खून लगा हुआ था, मुझे कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिला। फिर भी मुझे किचन में जाकर सूप बनाना पड़ा। ली यूरान हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती थी, हर छोटा बड़ा काम मुझसे ही करवाती थी। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ ना हो तो अपना गुस्सा मुझ पर ही निकालती थी। मेरी 67th कॉन्क्वेस्ट के दौरान उसने गर्म सूप का पूरा बर्तन मेरे चेहरे पर फेंका था। मेरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था और उस पर निशान भी रह गए थे, लेकिन उसे जरा भी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वो हंसकर बोली थी, इतनी फिक्र क्यों करते हो, वैसे भी अगली बार सब रिसेट हो जाएगा। जब मैं थर्मोस में सूप लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, तब ली यूरान जी बोदा की देखभाल कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी बाहें सिकुड़ ली। तुमने कपड़े तक नहीं बदले? अगर तुम बैक्टीरिया लेकर आए हो तो? जी बोदा ने हल्की सी टपकी देकर ली यूरान को शांत किया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। माफ करना, रुयान बस मेरी ज्यादा फिक्र करती है। जुबान से तो वो मेरी तरफदारी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई नफरत और चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। ली यूरान ने तरमोस लिया, एक चम्मच सूप निकाला, उसे ठंडा किया और प्यार से जी बोदा के मुंह तक ले गई। जी बोदा ने 2-4 घूंट ही पिए थे कि अचानक जोर जोर से खांसने लगा। ली यूरान घबरा कर उसकी पीठ थपथपाने लगी। कई मिनट बाद उसकी सांस नॉर्मल हुई। फिर उसने सूप के बाउल की तरफ देखा और बावें चढ़ाई। मुझे धनिये से एलर्जी है। मैं वही खामोश खड़ा रहा और जी बोदा को देखता रहा। उसकी हर पसंद नापसंद मुझे उसके प्राइवेट डॉक्टर से भी ज्यादा याद थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि उसका धनिया से कोई भी लेना देना और एलर्जी नहीं है, लेकिन इस वक्त वो जिद करके कह रहा था कि उसे एलर्जी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इतना सुनते ही ली यूरान पलट कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी नजरें इतनी ठंडी और खौफनाक थी जैसे बर्फ जम गई हो। गरम सूप का पूरा बाउल सीधा मेरे चेहरे पर फेंक दिया गया। क्या तुम बोधा को मारना चाहते हो? क्या तुम सोचते हो कि अगर वो मर गया तो तुम उसकी जगह ले सकते हो? जलता हुआ सूप मेरे चेहरे को ऐसे
ऐसे जला रहा था जैसे मेरी चमड़ी ही उतार देगा। मैं दर्द से दांत बिंच कर खड़ा रहा और बस धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, वैसे भी मैं जो कुछ भी कहता ली यूरान कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करती। इससे अच्छा तो मैं जल्दी से उसके हाथों से मर जाऊं, कम से कम फिर मैं जल्दी अपनी असली दुनिया में लौट सकता हूँ। जी बोदा मेरी बदहाल हालत देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने मासूमियत का नकाब पहन लिया। उसने ली यूरान का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो ना रुयान, चेंग यान ने शायद जानबूझकर नहीं किया। ली यूरान ने मुझे ठंडी नजर से देखा, सब जल्दी से साफ करो। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मेरी हथेलियां पहले से ही शीशे के टुकड़ों से कटी हुई थी, लेकिन अब मुझे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। मैं नंगे हाथों से सारी गंदगी साफ करने लगा। पता नहीं क्यों अचानक ली यूरान को गुस्सा आ गया। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया। तुम्हें कोई औजार इस्तेमाल करना नहीं आता? ये बेचारा बनने का नाटक किसको दिखा रहे हो? फिर उसने मुझे एक तरफ खींच लिया और नर्स को बुलाकर सफाई करवा दी। जी बोदा ने देखा कि ली यूरान मेरे पास खड़ी है तो उसने हल्की सी बावें से कोड़ी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। सही कहा रुयान, एग्जीबिशन वाली बात तुमने चेन यान को नहीं बताई। ली यूरान ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगले महीने एग्जीबिशन है, हमें एक हैंडीक्राफ्ट पीस चाहिए। इन दिनों तुम पोट्री बनाना शुरू कर दो। मेरी पोट्री की स्किल एक मशहूर ट्रेडिशनल क्राफ्ट मास्टर से सीखी हुई थी। मेरा काम काफी नफीस और खूबसूरत माना जाता था, लेकिन पोट्री बनाना आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक था। 46वीं कॉन्क्वेस्ट के दौरान सिर्फ ली यूरान की एक बात के लिए मैंने कई रातें बिना सोए गुजारी थी। उस वक्त मेरी आंखों को इतना नुकसान हुआ था कि मैं आधी रात को थकान से मर गया था। जिंदा होने के बाद भी मेरी नजर पहली जैसी नहीं रही और डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी, बेहतर होगा कि आप ऐसा काम दोबारा ना करिए जो आंखों को इतना नुकसान पहुंचाए। ये बात ली यूरान भी जानती थी, लेकिन उसने कभी मेरी परवाह नहीं की। मैं बस उसकी तरफ उसी जिद्दी और नरम नजर से देख रहा था। ठीक है, मैं बनवाऊंगा। ली यूरान एक पल के लिए रुक गई, जैसे मेरी नजर ने उसके दिल को हिला दिया हो। उसने बेचैनी से अपना चेहरा पेर लिया, फिर धीरे से बोली, जब तुम बोदा का सेरेमोनियल सूट तैयार कर लोगे, मैं तुम्हें आंखों का इलाज करवाने के लिए फौरन ले जाऊंगी। मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ली यूरान मेरी साफ और सच्चाई आंखों में देखने लगी। उसकी हमेशा ठंडी और घमंडी नजरों में पहली बार हल्का सा कामपन नजर आया, लेकिन मुझे अब भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वो मेरी आंखों का इलाज करवाएगी या नहीं। अब ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मुझे बस इस दुनिया से निकलना था। मेरी आंखें ठीक रहें या खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ली यूरान के होंठों ने हल्का सा हरकत की, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल बेड पर पड़ा जी बोदा अचानक अपना सर पकड़कर धीरे से बोला, रुयान। ली यूरान तुरंत घबराकर उसकी तरफ मुड़ गई। एक पल में ही वो भूल गई कि मैं उसके बिल्कुल पास खड़ा था। मैं भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था। घर लौटते ही मैंने वो पोट्री पीस बनाना शुरू कर दिया जो जी बोदा को चाहिए था। अगर मुमकिन होता तो मैं चाहता था कि पिछली बार की तरह इस बार भी थकान से मर जाऊं। मैं सच में हान मियाओ से मिलना चाहता था। मैं उससे बहुत लंबे वक्त से दूर था। पोट्री बनाना सच में बहुत तवज्जो मांगता था। जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती, और जो जी बोदा की डिमांड थी इतनी मुश्किल थी कि मुझे लगभग दिन रात काम करना पड़ा। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी, सर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे फट जाएगा। अचानक मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे ये तक पता नहीं चला कि मेरा फोन बज रहा था। स्क्रीन पर ली यूरान का नाम चमक रहा था। बेहोशी की हालत में मुझे महसूस हुआ था कि किसी ने मेरा माथा छुआ था। एक हाथ नरमी से मेरे माथे पर रखा हुआ था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं वापस अपनी असली दुनिया में आ गया हूँ। मैं बेचैन होकर पुकार उठा, हान मियाओ। लेकिन जब मेरी आंखें खुली, मेरे सामने ली यूरान की खतरनाक नजरें थी। उसने पूछा, वो कौन है? मेरे माथे पर रखा हुआ हाथ थोड़ा और कस गया। उसकी आवाज और भी गहरी और ठंडी हो गई। हान मियाओ आखिर है कौन? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि जवाब क्या दूं। आखिर में मैंने झूठ बोल दिया। वो एक एक्ट्रेस है जिसे मैं पहले पसंद करता था। अभी मैंने सपने में उसे ही देखा था। ये इतना कमजोर झूठ था कि किसी को भी हंसी आ जाती। लेकिन कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद ली यूरान ने उस बात पर यकीन कर लिया। आखिर उसकी नजर में मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसके लिए 99 बार मर चुका था। तो फिर मैं किसी और को कैसे छुपा सकता था?
तुम सच में बहुत फुर्सत में रहते हो। ली युरान ने और सवाल नहीं किए। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसका चेहरा फिर से ठंडा और बेपरवाह हो गया। तभी बाहर से जूतों की आहट सुनाई दी। जी बोदा कमरे में अंदर आया। जब उसने मुझे और ली युरान को साथ देखा, उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। चेनियन, मैंने सुना तुम पोट्री बनाते बनाते बेहोश हो गए। मैं तुम्हें देखने के लिए तुरंत आ गया। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। जी बोदा ने शर्मिंदगी दिखाते हुए नजरें झुका ली, लेकिन ली युरान तुरंत उसकी तरफदारी में बोल पड़ी। इसका तुमसे क्या लेना देना? खुद चेन ने हाँ कही थी। जब वादा किया है तो पूरा ही करेगा। उसकी आवाज मजाक और तंज से भरी हुई थी। उस जैसे लोग तो पैदा ही तुम्हारी खिदमत करने के लिए ही होते हैं। मैं अगर उसे मरने को भी कह दूं तो शायद एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा। ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में कोई लहर नहीं उठी। मैं अब तक अंदर से बिल्कुल बेहिस हो चुका था, लेकिन बाहर से मुझे फिर भी दुख पहुंचने का नाटक करना पड़ा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा ली युरान, तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। मैं बस इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया था। मेरी बात सुनते ही ली युरान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई, जैसे वो अचानक घबरा गई हो। उसने तुरंत जी बोधा को साथ लिया और वहाँ से चली गई। जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, वो पोट्री पीस अपनी हैसियत के मुताबिक बनाना। क्या तुम सच में अपनी जान डालने वाले हो? ये बात काफी अजीब थी। पहले तो उसे मेरी जिंदगी या मौत से कोई मतलब ही नहीं होता था। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया और ज्यादा सोचना छोड़ दिया। मुझे जितनी जल्दी हो सके मरना था और मुझे पता था कि ये मौका जी बोधा जरूर देगा। बाहर से वो शरीफ, साफ सुथरा और धूप जैसा मुस्कुराता हुआ लगता था, लेकिन असल में वो बहुत ही जालिम और कंजूस है और खुदगर्ज भी। जुबान से कहता है कि वो ली युरान का भाई जैसा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन जो भी उसके करीब आता वो चुपके चुपके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। जब मेरी तबीयत थोड़ी संभाली और मैं उठा, तब मुझे पता चला कि मैं ली युरान की यॉट पर हूँ। मैं कमरे से बाहर निकला और देखा कि ली युरान और उसके दोस्त पास ही पार्टी कर रहे थे। मैं जहाज के अगले हिस्से पर जाकर समुद्र की तरफ देखने लगा। हान मिया की याद हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। तभी एक आवाज आई, चेनियन, तुम यहाँ हो? जी बोधा हाथ में वाइन का गिलास लिए मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ आया, लेकिन उस मुस्कुराहट में साफ जहर छुपा हुआ था। लगता है तुम्हारी चालें पहले से बेहतर हो गई हैं। आजकल ली युरान तुम्हारे साथ काफी नरम हो गई है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम उसे मुझसे छीन लोगे तो तुम अभी भी उसके लायक नहीं हो। तुम्हें वाकई में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है? बस मैं एक इशारा कर दूं और ली युरान तुम्हें तुरंत छोड़ देगी। ये कहते हुए जी बोधा धीरे धीरे यॉट की रेलिंग के पास पहुंच गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दी। चेनियन, बताओ, अगर रुयान को लगे कि तुमने मुझे जलन में समुद्र में धक्का दे दिया तो क्या वो तुम्हारी बोटी बोटी नहीं कर देगी? उसके बोलते ही मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। जी बोधा अचानक जोर से चीखा और खुद को पीछे गिरा दिया। अगले ही पल वो समुद्र में जा गिरा। प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। ली युरान तुरंत दौड़कर आई। उसने बिना सोचे समझे समुद्र में छलांग लगा दी और जी बोधा को पकड़कर ऊपर खींच लिया। डेक पर भी मौजूद लोगों ने रेस्क्यू इक्विपमेंट्स नीचे फेंका। बहुत जल्दी दोनों को बचा लिया गया। जी बोधा कमजोर सा लग रहा था, वो खांस रहा था और ली युरान की बाजू पकड़कर धीरे से बोला, वो बस तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं समझता हूँ, गलती मेरी ही है। बस इतना ही सुनना था कि सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गयी। हम समझते थे कि चेनियन सिर्फ एक चिपकू आदमी है। किसने सोचा था कि ये इतना जहरीला निकलेगा? इसने तो जी बोधा को समुद्र में धक्का दे दिया। सबको पता है कि जी बोधा वो इंसान है जिससे रुयान सबसे ज्यादा चाहती है। चेन की औकात ही क्या है? ये सब सुनकर ली युरान ने ठंडी नजरों में मेरी तरफ देखा। वो नजर मेरे लिए बहुत ही जानी पहचानी थी। उस नजर में सिर्फ शक और नफरत थी। किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम जी बोधा को हाथ लगाओ? लगता है आजकल मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रही थी। मैंने उसकी बात सुनी और दिल में हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ, सब कुछ खत्म होने वाला था। जब ये सब कुछ खत्म होगा मैं आखिरकार हान मिया से मिल पाऊंगा। लेकिन ली युरान को लगा कि मैं फिर से कोई नया ड्रामा कर रहा हूँ। चन्या, अब नाटक करना बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि इस तरह मैं तुम पर तरस खाऊंगी? चन्या, मैं पानी के नीचे बिल्कुल हिला तक नहीं। कोई जल्दी पानी निकालो। फिर मैं एक बहुत ही लंबा ख्वाब देखने लगा। मैंने देखा कि मेरा और हान का कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। हम शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं और हम 3 लोगों का छोटा सा परिवार सुकून और खुशियों के साथ हर मौसम गुजार रहा है। लेकिन जब मेरी आंख खुली, मेरे सामने फिर भी ली युरान ही खड़ी थी। मैं मायूसी से नजरें झुका गया तो अभी भी सब खत्म नहीं हुआ था। चन्या, तुम वाकई बहुत चालाक हो। पहले तुमने बोधा को समंदर में गिराया और फिर खुद मरने का नाटक करने लगे। क्या तुम चाहते
चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दुख महसूस करूं? मैं धीरे से बोला, नहीं रुयान, मैं बस नहीं जानता कि अब क्या करूं। मेरी थकी हुई और बेबसी भरी शक्ल देखकर लियूरान कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे लगा कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मेरे पास बहस करने की भी ताकत नहीं बची। फिर वो बोली, बोदा तुम्हें माफ कर सकता है, बस उनके ग्रुप का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके लिए किसी को एक दिन तक एक कैदी के साथ अकेला रहना होगा। फिक्र मत करो, सारी सेफ्टी अरेंजमेंट है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लियूरान को लगा कि मैं मना कर रहा हूँ। वो बेचैन होकर और कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसकी बात काट दी। मैं जाऊंगा रुयान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब से मैंने लियूरान को पहली बार देखा था, मैं हमेशा उसके साथ इसी तरह नरम और मोहब्बत भरा रहता था, जैसे मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द घूमती हो। लियूरान को भी यकीन नहीं आया, इसीलिए वो मुझे बार बार तकलीफ देती रही और मैं हर बार उसकी तरफ बढ़ता रहा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अचानक लियूरान ने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे के अंदर चला गया। पता नहीं क्यों उस वक्त लियूरान का दिल अचानक घबरा उठा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि मुझे रोक ले, लेकिन जब उसने जीबोदा की तरफ देखा तो उससे अपने जज्बात रोके नहीं गए। सब ठीक होगा, बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएगा, वो मुझसे शादी करेगा, मैं उसकी हर तकलीफ का बदला चुका दूंगी। इतनी सारी बातों के बाद पहली बार लियूरान को महसूस हुआ कि शायद मेरे साथ जिंदगी बिताना इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं कमरे में दाखिल हुआ। न मैंने डर दिखाया, न बचने की कोशिश की, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। 100वीं कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड जारी किया जा रहा है, होस्ट को असली दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। मुझे धुंधली सी हालत में महसूस हुआ कि लियूरान मेरी तरफ दौड़ रही है। कितनी अफसोस की बात थी, इस बार उसकी पुकार का जवाब देने के लिए कोई नहीं बचा था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैंने खुद को एक गर्म और आरामदायक कमरे में पाया। हान मिया बिस्तर के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उसने मुझे जागते हुए देखा, उसने मुझे शहद मिला पानी का गिलास दिया। आखिर तुम उठ ही गए, मैं डिनर बना चुकी हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। उसकी नरम और पहचानी हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था, हान मिया सच में मेरे सामने जिंदा बैठी थी। मैं रोते रोते उसे जोर से गले लगा गया, बार बार ये तसल्ली कर रहा था कि ये कोई सपना नहीं है। हान मिया, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। शायद उसे लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। अच्छा बस भी करो, मैंने सिर्फ डिनर बनाया है, तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए? फिर तुम्हें तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी, तुम रोज ऐसे ही रोगे? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने धीरे से कहा, ये डिनर की वजह से नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। हान मिया मुस्कुराई, ठीक है पहले खाना खा लेते हैं। उसकी आवाज में वही प्यार और नरमपन था जिसे मैं इतने सालों तक तरसता रहा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि टाइमलाइन में हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। मैं और हान मिया दोनों जिंदा और खुश थे। हम दोनों के परिवार मिल चुके थे और अगले महीने हमारी शादी रजिस्टर होने वाली थी। ये वो जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था और जिसका इंतजार मैंने बहुत लंबी मुद्दत से किया था। हान मिया को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसके लिए कितनी बेइज्जती और दर्द सहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ बेहतर होने वाला था। हमने चेरी ब्लॉसम के मौसम में शादी कर ली, एक शांत से छोटे से कस्बे में बस गए। कभी कभी मुझे वो पुरानी बातें याद आती थी, लेकिन जब भी मैं हान मिया को अपने पास देखता, मेरा दिल फिर से सुकून से भर जाता। 1 साल बाद हमारे घर एक बच्चा आने वाला था। मैं उसके पेट पर कान रखकर खुशियों से रो पड़ा। हान मिया हंसकर बोली, अभी इतनी जल्दी कुछ सुनाई नहीं देगा। वो मुझे बेवकूफ कहने वाली थी, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। हान मिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बच्चे से भी उतना ही प्यार करूंगा। हान मिया मुस्कुराई, मुझे तुम पर भरोसा है। उस दिन से जब उसने एक्सीडेंट के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था, मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया था। जब से हान मिया प्रेग्नेंट हुई, हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशियों से भर गई। धीरे धीरे मैं उस दूसरी दुनिया और उसकी सारी तकलीफों को लगभग भूल ही गया। लेकिन एक दिन सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, होस्ट एक प्रॉब्लम हो गई है। आपके जाने के बाद लियोरान की दुनिया टूटने के किनारे पर है। उसकी इमोशनल स्टेट बहुत अनस्टेबल हो गई है। उसने मेरे वजूद का पता लगा लिया है और जोर दे रही है कि मैं आपको वापस लाऊं। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा। सिस्टम
सिस्टम ने जवाब दिया, मुझे पता है, आपको सिर्फ एक बार उससे मिलना होगा। जब उसके इमोशन स्टेबल हो जाए, मैं उस दुनिया की बाउंड्री को दोबारा मजबूत कर दूंगा और आपको तुरंत वापस भेज दूंगा। उस दिन मैं पूरा वक्त बेचैन रहा। रात को डिनर के टाइम हान मियां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो फिक्र भरी नजरों से देखकर मुझे बोली, क्या हुआ? आखिर मैं और चुप नहीं रह सका। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और मेरे और उसके बीच कोई राज नहीं होना चाहिए था। हान मियां ने खामोशी से मेरी पूरी बात सुनी, फिर उसने मुझे गले लगा लिया। उसके आंसू मेरे कपड़ों पर गिरने लगे। चेन्यान, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? उसकी आवाज भर आई थी। अगर तुम्हारे लिए है तो सब कुछ कीमती है। मैं काफी देर तक सोचता रहा, फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जाऊंगा। अगर नहीं गया तो मेरा दिल कभी चैन से नहीं रहेगा। हान मियां ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं जरूर जल्दी वापस आऊंगा। मैंने नरमी लेकिन पूरे यकीन के साथ उसकी तरफ देखा, फिर सिस्टम की बात मान ली। मैं एक बार फिर उस दुनिया में लौटने के लिए तैयार हो गया। मैंने प्यार से हान मियां के पेट पर हाथ रखा। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की एक नई हिम्मत पैदा हो गई हो। जब मैंने दोबारा आंख खोली, मैं फिर उसी दुनिया में था। मैं अपने कमरे में खड़ा था। तभी मेरे पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई अंदर आया। जिस पल ली युरान ने मुझे देखा, उसके हाथ से पकड़ी हुई चीज जमीन पर गिर गई। पहले उसे लगा वो सपना देख रही है। कुछ लम्हों बाद ही उसे यकीन हुआ कि मैं वाकई लौट आया हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत और नफरत दोनों तूफान की तरह उमड़ रही है। चेन्यान, आखिर तुम वापस आ ही गए। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, मुझे ढूंढना बंद कर दो। जो कुछ भी था सब झूठ था। ली युरान अचानक कड़वी हंसी हंसी। उसकी आवाज टूट चुकी थी। झूठ? हाँ, बिल्कुल झूठ ही था। शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी मुझे मिला सब झूठ था। ये कहकर ली युरान ने अचानक मुझे दीवार के साथ दबा दिया। उसने मेरी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। हान मियां, तुम उसके लिए मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस वक्त मेरी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो वही डायरी थी जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद फुर्सत के वक्त लिखी थी। उसमें हान मियां के बारे में सारी यादें और एहसास लिखे हुए थे। और अब ली युरान ने उसे ढूंढ लिया था। अब मुझे समझ आया कि वो इतनी बुरी तरह से क्यों टूट गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, चेन्यान, एक तरफ मुझसे मोहब्बत की बात करते रहे और दूसरी तरफ अपने दिल में किसी और को छुपाए रखा। उसने मुझे कस के पकड़ लिया, लेकिन साथ ही डर भी रही थी कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारे पास सिर्फ हान मियां को बचाने के लिए ही आया था। ली युरान शायद सिस्टम से पहले ही सच जान चुकी थी, लेकिन जब उसने ये अल्फाज मेरी जुबान से सुने तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल अंदर से खाली हो गया हो। चुप हो जाओ। अचानक उसने झुककर मुझे किस किया, लेकिन वो किस कम और दर्द भरी काट कूट ज्यादा लग रही थी। उसमें मोहब्बत से ज्यादा बेचैनी और पागलपन था। मुझसे दूर हटो। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने लोगों को अंदर बुलाकर मुझे बंद कर दिया। उसने मेरी दोनों कलाइयां पकड़ ली। उसकी आवाज अंधेरी और खौफनाक हो गई। चेन्यान, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे जिस्म में अजीब सी तकलीफ फैल गई। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। ली युरान तुरंत घबरा गई। उसने फौरन मुझे छोड़ दिया। चेन्यान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। वो दौड़कर बाहर गई और मुझे इमरजेंसी रूम में ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद पूछा, पेशेंट ने पहले ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, फिलहाल आराम करे, इमोशनल स्ट्रेस से बचे, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही ली युरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे जिस्म में इतनी खून की कमी क्यों है? मैंने सीधा जवाब दिया, मियाँ प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। प्रेगनेंसी के दौरान उसे बार बार खून की जरूरत पड़ती थी, इसलिए मैं अपना खून देता रहा हूँ। ली युरान का चेहरा तुरंत बदल गया। चेन्यान, तुमने ये सब किया? फिर उसकी आंखों में कातिल जैसा गुस्सा भर आया। मैं उस औरत को मार दूंगी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। हान मियां को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरी नजरों में जो भी बेपरवाही और हिफाजती गुस्सा था वो सीधा ली युरान के दिल में उतर गया। उसने धीरे से पूछा, चेन्यान, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैसी जिंदगी गुजारी? तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे। तुम कहते थे कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या उसमें जरा भी सच नहीं था? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं और बिल्कुल भी नहीं। जितना ज्यादा वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा उतना ही ज्यादा मुझे तुमसे नफरत होने लगी। तुम लगातार लोगों को चोट पहुंचाती रही, उन्हें कंट्रोल करना चाहती रही, और तुम इससे प्यार कहती हो। तो मुझे ऐसी प्यार की जरूरत नहीं। सब कुछ झूठ था, सब एक एक्टिंग थी। मैं चला गया और मेरी जगह जी बोदा के लिए खाली हो गई। ली युरान चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी हमेशा ठंडी और घमंडी आंखों से आखिर एक आंसू निकलकर नीचे गिर गया। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया था और अब वो बात उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। इस दौरान सिस्टम ने मुझे बताया कि जी बोदा के गुनाह साबित हो चुके हैं। काफी वक्त पहले ली युरान ने उसे जेल भेज दिया था।
सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरी मौत के बाद ली युरान ने किसी भी इंसान को नहीं छोड़ा जिसने भी मुझे तकलीफ दी थी। कुछ वक्त के लिए वो पूरे शहर की एक तरह से मौत की देवी बन चुकी थी। ये बात सच में कितनी मजाक लगती थी। आखिर जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया था वो खुद ली युरान ही थी। ली युरान जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई और अपनी विला में कैद कर दिया। उसने मुझे दुनिया की हर बेहतरीन चीज दी, लेकिन घर के बाहर एक कदम रखने की भी इजाजत नहीं दी। हर रात वो मुझसे जोर से गले लगाकर सोती थी। सिर्फ तभी उसे सुकून मिलता था। वो मेरा सीना पकड़कर धीरे से कहती थी, चेन्यान, उस बच्चे को भूल जाओ, ठीक है, हम दोबारा शुरू करते हैं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करूंगी। लेकिन चाहे वो कुछ भी कहती, मैं ऐसे दिखाता जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। सिस्टम ने कहा था कि दुनिया को स्टेबल करने में 1 महीना लगेगा, बस 1 महीना। मैं इतना सब्र कर सकता था। हर दिन जब ली युरान घर लौटती तो अपने साथ सूरजमुखी के फूलों की एक बुकीत लाती। कभी मैंने उसे बताया था कि मेरा पसंदीदा फूल सनफ्लावर है। अब वो ये बात याद रखती थी। उसे लगता था कि शायद इस तरह वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन मैंने कभी उन फूलों की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन मैंने उससे कहा, ली युरान, मुझे सनफ्लावर इसलिए पसंद है क्योंकि मैं और हान मिया कभी सनफ्लावर के समंदर के बीच खड़े हुए करते थे। क्या तुम ये फूल लाकर मुझे हमारी मोहब्बत याद दिलाना चाहती हो? मेरी बात में छुपा हुआ तंज उसे चुभ गया। उससे में उसने सारे सनफ्लावर को जमीन पर फेंक दिया। उस दिन उसने लगभग पूरा लिविंग रूम ही तोड़ दिया। मैं बाहर लॉन में बैठा रहा और वो शीशे के दरवाजे के पीछे खड़ी मुझे देखती रही पूरी रात। बस खामोशी से मैं उसके बनाए हुए पिंजरे में रहकर थक चुका था। मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में लौटना था। जितना ज्यादा मैं हान मिया और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचता, उतनी ही मेरी तड़प बढ़ती रहती। दूसरी तरफ ली युरान हर दिन और ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। वो मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती। हर वक्त मुझे देखना चाहती थी। वो अक्सर मेरी कमर को पकड़कर धीरे से कहती, चाहे वो प्यार झूठा ही क्यों ना था, मुझे फिर भी उसकी जरूरत है। चेन्यान, क्या तुम दोबारा एक्टिंग नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बस तुम। मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करने लगी थी। मुझे सिर्फ तुम पर यकीन करने में वक्त लग गया। जब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, तभी तुम मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैं तुम्हें किस बात पर माफ करूं? ली युरान, जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि तुम मुझसे प्यार कर बैठी। तुम बार बार लोगों को दूर धकेलती हो, उन्हें तकलीफ देती हो, उन्हें बर्बाद करती हो, फिर उम्मीद करती हो कि वो वापस तुम्हारे पास लौट आए। तुम किस हक से ये सब मांगती हो? तुम जैसे लोग प्यार के लायक ही नहीं होते। हमारे साथ गुजारा हुआ हर पल एक्टिंग था। हर बार जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपने आप से घिन आती थी। ली युरान, तुम पूरी जिंदगी अकेले रहने के लायक हो। कोई भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। हैरानी की बात ये थी कि ली युरान गुस्सा नहीं हुई, उल्टा वो खुश लग रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे इतनी देर तक बात कर रहा था। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं, बस इतना काफी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे लिए ये काफी है। मुझे उससे इतना घिन आ रहा था, मैं उसे धक्का देना चाहता था, लेकिन तभी दूर लॉन की तरफ से आवाज आई। मैं पलट कर देखा और मेरी सांसें रुक गई। हान मिया वो अचानक मेरे सामने खड़ी थी। मैं खुशी से उसकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन ली युरान ने मुझे जोर से पकड़ लिया। हान मिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आयन, चलो घर चलते हैं। ली युरान का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। उसने ठंडी नजर में हान मिया को देखा और बोली, तुम क्या चीज हो जो मुझसे मेरा आदमी छीनने आए हो? उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि मुझे पकड़ कर रखें। फिर उसने हान मिया की तरफ एक खतरनाक नजर डाली। मैं ली युरान को अच्छी तरह से जानता था। उस वक्त वो वाकई हान मिया को मार सकती थी। मैं घबराकर चीखा, हान मिया, जल्दी यहाँ से चली जाओ। ली युरान ने अचानक हान मिया को जोर से थप्पड़ मार दिया। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो चेन्यान तुम्हें भूल जाएगा। हान मिया ने भी बिना डरे तुरंत उसे थप्पड़ वापस दे मारा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी जैसे तानी हुई तलवार। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हान मिया गुस्से से बोली, आयन ने इतना दर्द सहा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बेचैनी से पागल हो रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। तभी आखिरकार सिस्टम की आवाज सुनाई दी, वर्ल्ड बैरियर स्टेबल हो चुका है, टेलीपोर्टेशन की तैयारी पूरी। चेन्यान और हान मिया को उसकी असली दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। मैंने देखा कि हान मिया का जिस्म धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अगले पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म भी हल्का पड़ रहा था। ली युरान को शायद समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। वो घबराकर मेरी तरफ दौड़ी। उसने मुझे कसकर गले लगाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे पास सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। मैंने धीरे से सर हिलाया, नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे पास कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। अगले ही पल सिस्टम ने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। ली युरान के हाथ सिर्फ खाली हवा को पकड़े हुए थे। उसके सामने सिर्फ सोनापन रहा। वो बेबस और टूट चुकी थी और मैं और हान मिया अपनी असली दुनिया के घर लौट आए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब कोई भी हमारी खुशी में दखल देने वाला नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये सब ली युरान की यादों का हिस्सा था। वो याद कर रही थी जब उसने पहली बार चेन्यान को देखा था। उस दिन चेन्यान
ने सीधा उसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त ली यूरान को ये बात बहुत मजाक लगती थी। उसकी दुनिया में कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। उसे लगता था कि शायद चेन यान भी उसके बिजनेस दुश्मनों की तरफ से भेजा गया एक मोहरा है। अगर ऐसा ही है तो थोड़ा खेल खेलने में क्या ही हर्ज है। लेकिन चेन यान उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करता रहा कि वो समझ ही नहीं पाई, चाहे वो उसकी कितनी भी बेइज्जती करे, वो कभी गुस्सा नहीं होता। एक बार उसने बस इतना कहा था कि उसे सूप पसंद है और चेन यान तूफान और बारिश में भी उसके लिए सूप लेकर आ गया। उसे बिजली की गरज से डर लगता था तो चेन यान ने उसके कान ढक कर उसे तसल्ली देता था। उसकी नरमी इतनी अच्छी लगती थी कि कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता था। चेन यान अक्सर कहता था, ली यूरान, जो प्यार तुम्हें कभी नहीं मिला मैं धीरे धीरे सब तुम्हें दे दूंगा। शायद उसी दिन ली यूरान को पहली बार लगा था कि चेन यान बाकी सब लोगों से अलग है, जैसे उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही मौजूद हो। वो कहता था, मैं पैदा ही तुम्हें प्यार करने के लिए ही हुआ हूँ, लेकिन ली यूरान सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि चेन यान एक कॉन्करर है। उसे ये भी पता था कि वो वाकई मर नहीं सकता, इसलिए उसने बार बार उसकी मोहब्बत को रखना शुरू कर दिया। वो आधे अधूरे प्यार को कभी नहीं मानती थी। उसे ऐसा प्यार ये था कि मौत तक साथ निभा सके, इसलिए उसने जीवोदा को इस्तेमाल किया। उसने चेन यान को जलन महसूस करवाने के लिए एक हथियार बना दिया। हर तरह की तवज्जो और प्यार जीवोदा को दिया और उसके जरिए चेन यान को बार बार जलील किया। लेकिन कितनी बार ही क्यों ना हुआ, चेन यान हमेशा उसकी तरफ ही बढ़ता रहा। वही नरम नजरें, वही मुस्कुराहट, वही अल्फाज, वही तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त ली यूरान को लगने लगा था कि शायद वो वाकई उसकी मोहब्बत पर भरोसा कर सकती है। इसलिए 100वीं बार उसने चेन यान को कबूल करने का फैसला किया। उसने कहा था कि वो उसे शादी करेगी। उसने उसके मुताबिक की जिंदगी तक तसव्वुर कर लिया था। उसने सोचा था, इतना प्यार करने वाला इंसान के साथ जिंदगी शायद बुरी नहीं होगी। चेन यान बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे में चला गया। उस पल पहली बार ली यूरान के दिल में घबराहट पैदा हुई। जब चेन यान को गिरते हुए देखा, वो घबराहट पूरी दहशत में ही बदल गई। मैं लगातार उसका नाम पुकारती रही, चेन यान, चेन यान। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। पहले जब भी वो मर जाता था, कुछ वक्त बाद वापस आ जाता था, मगर इस बार चेन यान फिर कभी नहीं जागा। वो सच में मुझे छोड़कर चला गया था और उसके साथ ही मेरी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। मैं पागलों की तरह उसका नाम लेती रही। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। मैंने उन सब लोगों से बदला लिया जिन्होंने कभी चेन यान को तकलीफ दी थी। मुझे लगता था अगर मैं ये सब करूंगी तो शायद वो वापस आ जाएगा, लेकिन मेरी इमोशंस इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि मैंने एक अजीब चीज को अपनी तरफ खींच लिया। एक चीज जिसे सिस्टम कहते हैं। उसने मुझे पूरा सच बता दिया। सब कुछ एक झूठ था। चेन यान ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। वो मेरी दुनिया में सिर्फ उस औरत को बचाने आया था जिससे वो सच में मोहब्बत करता था। हानमिया, उस पल मैं पूरी तरह टूट गई। जिस इंसान को मैं समझती थी कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही असल में मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सिस्टम को मजबूर किया कि वो चेन यान को वापस ले आए और वो वाकई लौट आया। उसे देखकर मुझे खुशी भी हुई और दर्द भी। मैंने उसे कैद भी कर लिया, उसे अपने पास रखा, उसका दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैं खुद से कहती रही, कोई बात नहीं, अगर चेन यान मुझसे प्यार नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, बस मेरा उससे प्यार करना ही काफी है। लेकिन आखिर में वो फिर मेरे सामने से चला गया और बिना पीछे देखे उस इंसान की तरफ भाग गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। हानमिया, उस पल मेरी दुनिया दोबारा बर्बाद हो गई। सब कुछ फिर से वीरान हो गया। मैं एक चलती फिरती लाश बनकर रह गई। मैंने अपना काम, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया जहाँ कभी चेन यान रहता था। हर दिन में उसका नाम लेती थी, चेन यान, चेन यान। लेकिन सिस्टम दोबारा कभी नजर नहीं आया और चेन यान भी नहीं। धीरे धीरे मैं सच और ख्याल के बीच का फर्क पहचानना भूल गई। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हकीकत है और क्या सिर्फ मेरा वहम। इसलिए मैंने खुद को शराब में डुबा दिया। रोज, हर दिन, हर रात। और फिर मैं धीरे से मुस्कुराई जैसे कोई आखिरी फैसला कर चुकी हूँ। चेन यान, कोई बात नहीं, अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हें ढूंढने आऊंगी। और इसी के साथ दी एंड।